हेलो एवरीवन। आज कंटिन्यू करते हैं हम अपना जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है और चैप्टर मैंने वही रखा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आज मैंने लिखा भी नहीं कि आप सोचोगे मैम कितना इस चैप्टर से ही करवा रहे हैं बार बार, लेकिन बच्चों बहुत ज़रूरी है, यू कांट हेल्प इट। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जैसे मैंने कहा जो आपका फाइनल यूनिट है, बार बार मैं एक ही चीज़ बोलती रहती हूँ कि ये 11 नंबर जो है उसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का बल्क रहेगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर थोड़ा छोटा सा है। तो मेन बल्क जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन होगा। मेन जो क्रक्स है चैप्टर का वो आपको मैं बार बार ला के बता ही रही हूँ, और इसी चैप्टर से मेनली क्वेश्चंस बच्चे आने वाले हैं, ये तो फॉर श्योर है। तो इसीलिए इसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है मैं अलग अलग वीडियोस के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस जिस पार्ट से बैठता है ज़्यादा वो हम देख रहे हैं। तो आज जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये आ भी चुका है दिल्ली सीबीएसई में कि वाई द प्लांट्स इनहैबिट द डेजर्ट। अब थोड़ा सा ये दिमाग लगा के करने वाला क्वेश्चंस हैं कि वाई द प्लांट्स दैट इनहैबिट दैट इनहैबिट डेजर्ट आर नॉट फाउंड इन मैंग्रोव, गिव रीजन। थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है बच्चों, आपको बेसिकली डेजर्टिक अडेप्टेशन को थोड़ा घुमाया है यहाँ पर, है ना। और मैंग्रोव्स का थोड़ा सा आपको इसलिए भी ध्यान रखना होगा बिकॉज मैंग्रोव्स ये वो एरिया होता है जो कि थोड़ा क्या अच्छे खासे पानी में बिल्कुल गीला गीला सा भीगा भीगा रहता है, यू नो, दलदल टाइप्स एरिया होता है। तो वहाँ पे आप डेजर्टिक प्लांट को नहीं रख सकते। तो क्यों नहीं रख सकते, तो आपको आंसर में यही मेंशन करना होगा। डेजर्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये आंसर थोड़ा सा मेंशन करना होगा कि मैंग्रोव इज एन एरिया विच इज़ एवरी टाइम फुल ऑफ वाटर। ठीक है, तो वहाँ पे वही प्लांट रह सकते हैं दलदल में जो पानी में सांस लेना सीखे हों, है ना। जैसे कि आपको अगर थोड़ा बहुत 11th का नॉलेज याद हो तो मैंग्रोव में वैसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में सांस लेना जानते हो, उनके पास में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिनको कहा जाता है न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, आपको अगर ये याद आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आया तो इतना तो ज़रूर बोल सकते हो कि मैंग्रोव। आंसर फिर ऐसे लिखना, दो तरीके हैं यहाँ पे जो मैं अभी आंसर दिखाऊंगी उसमें भी न्यूमैटोफोर्स को यूज़ करके आंसर में लिखा गया है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ कि आप इसका आंसर ऐसे लिखना कि मैंग्रोव इज, यहाँ मैं बता देती हूँ कि मैंग्रोव्स आर द एरियाज which are always no are the areas in which plants are always in the water. So है ना, ऑलवेज इन दी वाटर। ये पॉइंट्स तो आप पॉइंट यहाँ लिख देना, उसके बाद यहाँ ऐड कर देना बट द डेजर्टिक प्लांट दे आर अडेप्टेड टू द कंडीशन विच डजंट हैव मच वाटर। अब आप डेजर्ट प्लांट के पॉइंट्स यहाँ से चालू कर देना, बट डेजर्ट प्लांट में संकन स्टोमेटा होता है, थिक क्यूटिकल होता है, जो भी अडेप्टेशन डेजर्ट का आपने पढ़ा है वो यहाँ मेंशन कर देना कि इनके पास तो थिक क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमेटा होता है, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स होते हैं, सक्यूलेंट्स होते हैं, कैम पाथवे फॉलो करते हैं। तो ये सारे अडेप्टेशन कम पानी के अकॉर्डिंग होता है। तो सिंस दे आर अडेप्टेड फॉर लेस वाटर तो ऑब्वियसली दे कैन ग्रो इन द एरियाज वेयर दे आर ऑलवेज डिप्ड इन वाटर। ऐसे लिख के एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो है, अगर आपको न्यूमैटोफोर्स याद आ गए तो आप न्यूमैटोफोर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, फाइन बच्चों। तो in mangrove the soil is oxygen deficit
बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर। मैंने कहा ना पानी, ये तो लिखना ही लिखना है, ये चाहे आप, ये लाइन तो मैंग्रोव्स का लिखना ही लिखना है। तो प्लांट इन मैंग्रोव्स का ये आ गया न्यूमेटोफोर। ये आपको याद आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेनली ये लाइन लिखना ज़रूरी है कि एक्सेस वाटर में मैंग्रोव्स में प्लांट होते हैं, और डेजर्ट का जो अडेप्टेशन है वो कम पानी वाला है, तो इसी वजह से कभी भी डेजर्टिक प्लांट मैंग्रोव्स में ग्रो नहीं हो सकते, ख़त्म। ठीक है, बीच वाला ये न्यूमेटोफोर्स याद आ गया तो ठीक, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। फाइन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज egrets are often seen along with grazing cattle. How do you refer to this interaction? Give a reason for this association. देखो, egrets वो छोटे छोटे से birds होते हैं जो वो खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। अच्छा, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे फीड करना है। अब उन इंसेक्ट्स को ढूंढना ईग्रेट्स के लिए कितना डिफ़िकल्ट टास्क होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पहले ढूंढो फिर मिल जाए तो खाओ, है ना, तो दिक्कत होती है। लेकिन अगर ये ग्रेजिंग कैटल के आसपास रहते हैं तो ग्रेजिंग कैटल क्या करते हैं, वो उनके बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे मोटे इंसेक्ट्स बैठते रहते हैं, तो बार बार झटकारते जब हैं तो इंसेक्ट्स उड़ जाते हैं उनकी बॉडी से, तो ईग्रेट्स को आसानी से दे कैन फीड ऑन दोज उड़े हुए इंसेक्ट्स। तो कुल मिला के ईग्रेट को मेहनत कम करना पड़ा, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कैटल्स के आसपास के एरिया में ही वो भी साथ रहते हैं। ठीक है, और ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे, ऐसे एसोसिएशन को हम कहेंगे कमेंसलिज्म। क्यों कमेंसलिज्म बोलेंगे, बिकॉज ईग्रेट यहाँ पर बेनिफिटेड है, ईग्रेट इज बेनिफिटेड, बट जो हमारा कैटल है, cattle is neither benefited nor harmed। कैटल मतलब कैटल न्यूट्रल है, इसको कोई फर्क, इसको पता भी है क्या ईग्रेट उसके उड़ाए हुए इंसेक्ट्स को खा रहा है, नहीं ना। तो ईग्रेट जो है वो तो बेनिफिट हो रहा है, बट कैटल्स जो है वो बेनिफिट, उनको क्या हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे एसोसिएशन को हम कमेंसलिज्म कहते हैं, जहाँ एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही आपके आंसर में भी यहाँ लिखा हुआ है दैट इंट्रैक्शन इज कमेंसलिज्म। ठीक है, यहाँ पर, और क्यों, क्योंकि ईग्रेट्स ऑलवेज दे फॉरेज क्लोज टू कैटल बिकॉज दे हैव टू स्टर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम वेजिटेशन। मतलब वैसे उनको ईग्रेट्स को वो इंसेक्ट्स को ढूंढना पड़ता बहुत ज़्यादा, और कैटल्स जब फ्लश आउट करते हैं अपने इंसेक्ट्स को तो उड़ते हैं, तो ईग्रेट्स फटक से उसको खा लेते हैं, तो ढूंढने वाला मेहनत ईग्रेट को नहीं करना पड़ता है। ओके बच्चों, सो दिस इज़ हाउ कमेंसलिज्म, ईग्रेट एंड कैटल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो ब्रूड पैरासिटिज्म, ये भी बहुत आया हुआ है यार। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, एग्जाम्पल में कोयल और क्रो। वैसे तो कोयल बहुत मीठा गाती है, बट इस मामले में कोयल इज़ रियली रियली बैड। क्या करती है कोयल, मोस्टली आप देखना, ये तो बड़े बुजुर्गों को भी पता है, मतलब ये ऐसे फिनोमेना हम लोग और आप लोग तो ऐसे पढ़ते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, बट रियलिटी में बुज़ुर्गों को तो वैसे पता है ये चीज़। आप पूछना अपने फादर मदर से ही पूछना, शायद उनको ही पता होगा कि कोयल क्या करती है। कोयल के एग्स और क्रो के एग्स थोड़े से सिमिलर होते हैं, तो कोयल अपने एग्स को क्या करती है, क्रो के नेस्ट में रख देती है। उससे ये, अब क्रो को थोड़े ना पता है कि वो कोयल का है या खुद का है, मतलब सिमिलर एग्स होते हैं तो क्रो उसके इंक्यूबेशन वगैरह सब देख देते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस तरह के पैरासिटिज्म को ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है। तो यही आपके यहाँ आंसर में भी लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन की वजह से कोयल और क्रो का ऐसा हुआ है कि दोनों के एग सिमिलर दिखते हैं। तो कोयल इज़ अ पैरासिटिक बर्ड क्योंकि इसका खुद का मतलब लॉस्ट द इंस्टिंक्ट टू मेक इट्स ओन नेस्ट टू ले एग्स। खुद का नेस्ट बना के एग ले करने की एबिलिटी कोयल में है ही नहीं,
तो ये क्या करती है कि क्रो के नेस्ट में एग ले कर देती है और फिर कोयल तो चली जाती है एंड क्रो इंक्यूबेट्स द एग। तो इस तरह का स्पेशल फिनोमेना है और इसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत यूनिक फिनोमेना जो नेचर में दिखता है। फाइन, सो दिस इज़ ब्रूड पैरासिटिज्म। और आई थिंक आपको ये हाँ समझ में भी आ गया है कि ये पार्ट जो है ये मैंने इस बार, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने स्टार्टिंग के पोर्शंस कवर करे थे। आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला पार्ट लिया है, क्योंकि पॉपुलेशन इंटरेक्शन बहुत एग्जाम्पल के साथ आते हैं। अभी तो मैंने एक एक उठाया एग्जाम्पल और फिर आपको समझाया। एक ब्रूड पैरासिटिज्म का ले लिया, एक कमेंसलिज्म का ले लिया, है ना। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। एक डेजर्ट का अडेप्टेशन भी उठाया मैंने अभी। ऐसे करके टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। आप बस ध्यान से पढ़ते जाओ इन चीज़ों को। इंटरेक्शन वाला पार्ट तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल गिव यू 4-5 एग्जाम्पल्स और बोलेंगे भैया एग्जाम्पल देख के इंटरेक्शन का नाम लिखो, ये भी आ सकता है, यू नेवर नो। बट हमारा काम है आपको बोर्ड के लिए एकदम तरीके से प्रिपेयर करना, और हम ऐसे वीडियोज़ और भी लेते रहेंगे, आते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारियाँ पूरी करते रहो। ऑन दिस नोट, इट्स अ गुड बाय चिल्ड्रन एंड यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।